नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज दुनिया के दो बड़े इस्लामिक मुल्कों से दो बड़ी खबरें आई। एक बुरी खबर है और दूसरी अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह कि सऊदी अरब ने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है। अब सऊदी अरब में नौकरी देने वाली कोई भी कंपनी भारत से नौकरी के लिए वहां जाने वाले वर्कर्स का पासपोर्ट जब्त नहीं कर पाएगी। वर्कर्स के काम के घंटे तय होंगे, वेतन तय होगा, लोग अपनी मर्जी से नौकरी बदल सकेंगे और जब मन होगा तो अपने देश वापस लौट सकेंगे। इसके लिए वीजा स्पॉन्सर करने वाली कंपनी या शेख की परमिशन लेने की अब कोई जरूरत नहीं होगी। कफाला सिस्टम खत्म करने का मतलब यह है कि सऊदी में दूसरे मुल्कों से आए लोगों का एक्सप्लॉयटेशन बंद हो जाएगा। उनसे कोई बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकेगा। बुरी खबर आई ईरान से। आज ईरान के बड़े बड़े नेताओं की हिपोक्रेसी के सबूत दुनिया के सामने आ गए। जो नेता शरीयत की दुहाई देकर इस्लामिक परंपराओं के नाम पर महिलाओं पर जुल्म करते हैं, महिलाओं को पर्दे में रहने के लिए मजबूर करते हैं, नियम तोड़ने वाली महिलाओं को मौत के घाट उतार देते हैं, वही नेता अपनी बेटी की शादी में हिजाब और नकाब को भूल जाते हैं। उनकी वाइफ, उनकी बेटी और शादी में आई मेहमान औरतों के लिए हिजाब और पर्दे का नियम लागू नहीं करते। आज ईरान के दूसरे सबसे बड़े लीडर की बेटी की शादी का वीडियो सामने आया, जिसे देखकर ईरान के ताकतवर लोगों की हकीकत सामने आ गई। इसलिए आज सबसे पहले आपको उस शख्स का असली चेहरा दिखाता हूं जिसने हिजाब न पहनने पर ईरान में सैकड़ों महिलाओं पर कोड़े बरसाए थे, दर्जनों महिलाओं को जेल में डाला था, कई महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन जब उसने अपनी खुद की बेटी की शादी की तो सारे नियम कानून ताक पर रख दिए। बेटी ने वेस्टर्न ड्रेस पहनकर शादी की। उनकी वाइफ और पार्टी में शामिल मेहमानों में से किसी ने भी हिजाब नहीं पहना था, पर्दा नहीं किया था। इन तस्वीरों की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि तस्वीरें उसी ईरान की हैं जहां बिना हिजाब के घर से निकलने पर महिलाओं पर कोड़े बरसाए जाते हैं। ये तस्वीरें ईरान के उस लीडर की बेटी की शादी की हैं जिसके हुक्म पर पर्दे का विरोध करने वाली महिलाओं पर गोलियां बरसाई जाती थी। इस शख्स का नाम है अली शामखानी। अली शामखानी कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं। खामनेई ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर बात करने की जिम्मेदारी अली शामखानी को ही दी थी। अली शामखानी इस्लाम का हवाला देकर ईरान में महिलाओं के लिए कड़े नियम लागू करने वालों में है, बगैर हिजाब के घर से निकलने वाली महिलाओं पर जुल्म करवाने वालों में है। लेकिन खुद अपनी बेटी की शादी में अली शामखानी सारे इस्लामिक नियमों को भूल गए। ये वीडियो अली शामखानी की बेटी सताइश की शादी का है, जिसमें शामखानी की बेटी ने सफेद स्ट्रैपलेस गाउन पहना हुआ है। अली शामखानी के वाइफ ने भी बैकलेस ड्रेस पहनी है। शादी में शामिल दूसरी महिलाओं ने भी सिर नहीं ढके। अगर ईरान में कोई आम महिला इस तरह नजर आती है तो उसे सीधे जेल भेज दिया जाता है, उस पर कोड़े बरसाए जाते हैं। लेकिन इस्लामिक नियमों की वकालत करने वाले, ये नियम बनाने वाले, उन्हें इंप्लीमेंट करवाने वाले अली शामखानी शादी के समारोह में अपनी बेटी को उसी तरह हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं जैसा वेस्टर्न कल्चर में होता है। जबकि पब्लिक लाइफ में अली शामखानी इन सभी पश्चिमी तौर तरीकों को इस्लामिक परंपराओं के खिलाफ बताते हैं, शरीयत की हिमायत करते हैं। अली शामखानी की बेटी की शादी के इस वीडियो को देखकर ईरान में लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ईरान में आम लोगों के लिए अलग नियम है और सत्ता में बैठे इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए कानून अलग है। अब मैं आपको ईरान की दो तस्वीरें एक साथ दिखाता हूं, जिससे आप इस्लामिक कट्टरपंथियों की हिपोक्रेसी को आसानी से समझ पाएंगे। ये दोनों तस्वीरें ईरान की हैं। एक वीडियो में सख्त इस्लामिक कानून का पालन न करने पर महिलाओं को सजा दी जा रही है, जबकि दूसरी तस्वीर महिलाओं के ऊपर इस एक्शन का हुक्म देने वाले लीडर की बेटी की शादी की है।
पहली तस्वीर में एक आम ईरानी महिला को पब्लिक प्लेस पर बिना हिजाब के निकलने पर, पर्दा न करने पर सजा दी जा रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में सजा देने का फरमान जारी करने वाले ईरान के नेता अली शामखानी की बेटी अपनी शादी में बिना नकाब, बिना हिजाब नजर आ रही हैं। लोकट गाउन पहना हुआ है। ये तस्वीरें 2022 की हैं, जब ईरान में महिलाओं ने पब्लिक प्लेसेस पर हिजाब पहनने के फरमान के खिलाफ आंदोलन किया था। तब इन्हीं अली शामखानी ने सड़क पर उतरी महिलाओं को सजा देने के लिए हजारों हथियारबंद पुलिस वालों को मैदान में उतार दिया था। ईरान में नियम यह है कि महिलाएं बिना सिर ढके पब्लिक प्लेस में नहीं निकल सकती हैं, गैर मर्दों के सामने बिना हिजाब के नहीं जा सकती हैं, चुस्त स्लीवलेस कपड़े नहीं पहन सकती हैं। अगर कोई महिला ये नियम तोड़ती है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है, उसे कोड़े मारे जाते हैं, और अगर दूसरी बार ये गलती की तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। 2022 में एक कुर्द महिला महसा अमनी ने ईरान में सिर ढकने के इस नियम का विरोध किया था। वो बिना सिर ढके बाहर निकली तो ईरान की मॉरल पुलिस ने महसा अमीनी को उठा लिया और महसा अमनी को इतना टॉर्चर किया कि अल्टीमेटली उनकी मौत हो गई। इसके बाद पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन हुए। महिलाओं की आवाज को दबाने के लिए ईरान की पुलिस, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और डायरेक्ट खामनेई के अंडर काम करने वाली मॉरल पुलिस ने प्रोटेस्ट करने वाली महिलाओं पर जुल्म ढाए। तब अली शामखानी ने कहा था कि जब तक ये महिलाएं प्रोटेस्ट बंद नहीं करती, अपने घरों को नहीं लौटती, पुलिस की सख्ती जारी रहेगी। किसी भी कीमत पर इस्लामिक परंपराओं का पालन करवाया जाएगा। लेकिन जब अली शामखानी की बेटी की शादी का जो वीडियो सामने आया तो अब ईरान की महिलाएं सवाल पूछ रही हैं, लेकिन अली शामखानी ईरान की बेहद पावरफुल शख्सियत है। ईरान की नेवी में रियर एडमिरल रह चुके हैं। उन्होंने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी के ओहदे पर लंबा वक्त गुजारा है। अमेरिका के साथ एटमी डील की बातचीत के चीफ नेगोशिएटर भी शामखानी ही थे। अब वो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं। शामखानी ईरान में कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनके पास कितनी ताकत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 13 जून को इजराइल ने शामखानी को टारगेट करके तेहरान में स्ट्राइक की थी। दावा किया था कि इजराइल के एयर स्ट्राइक में शामखानी मारे गए। हालांकि बाद में यह खबर गलत निकली। अली शामखानी उसके बाद कई मौकों पर सार्वजनिक मंचों पर नजर आए। अली शामखानी के बेटे ईरान की ऑयल और शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं। उनके ऊपर करप्शन के कई केसेस हैं, लेकिन खामनेई का करीबी होने की वजह से अली शामखानी के खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। अब उनकी बेटी की शादी का वीडियो सामने आया तो शामखानी ने इसे उन्हें बदनाम करने की विदेशी साजिश बताकर खारिज करने की कोशिश की। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के सलाहकार शामखानी की बेटी ने अपनी शादी में स्टेपलेस गाउन पहना, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शामखानी की वाइफ ने बैकलेस ड्रेस पहनी, इस पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये उनका अधिकार है, वो जो चाहे पहने, ये उनकी लाइफ है, उनका फैसला है। ईरान में सवाल इसलिए उठे क्योंकि खामनेई ने पब्लिक प्लेसेस में हिजाब न पहनने वाली लड़कियों को कोड़े लगवाए, सिर न ढकने पर लड़कियों को जेल में डाल दिया। ईरान की मॉरल पुलिस ने सिर ढकने का विरोध करने वाली लड़कियों को टॉर्चर किया। जुल्म के कारण कई लड़कियों की, कई औरतों की मौत हो गई। क्या ईरान का ये कानून सिर्फ आम लड़कियों और औरतों के लिए है? क्या औरतों की आज़ादी पर पाबंदी सिर्फ साधारण जनता के लिए है? क्या पावरफुल लोगों के लिए कायदे कानून अलग हैं? शामखानी की बेटी के शादी के वीडियो ने ईरान के पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। पर्दे के नाम पर चल रहे डबल स्टैंडर्ड्स का पर्दाफाश कर दिया। ईरान अपनी रूढ़िवादी सोच को लोगों पर थोपने पर अड़ा है। डबल स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन सऊदी अरब वक्त के साथ बदलने लगा है। पुराने कानूनों को बदला जा रहा है। आज सऊदी अरब की सरकार ने कफाला सिस्टम खत्म कर दिया।
इस फैसले से सऊदी अरब में काम करने वाले 1,30,00,000 से ज़्यादा विदेशी नागरिकों को राहत मिलेगी। सऊदी अरब में कफालत सिस्टम 50 साल से चल रहा था, जिसके तहत विदेशी नागरिक जिस कंपनी के लिए काम करने सऊदी अरब जाते थे, वो उस कंपनी के बंधुआ मजदूर बन जाते थे। सऊदी पहुंचते ही कंपनी के मालिक इन लोगों का पासपोर्ट जब्त कर लेते थे। कंपनी की परमिशन के बगैर ये वर्कर न तो नौकरी बदल सकते थे, न सैलरी बढ़ाने की मांग कर सकते थे और न ही काम छोड़कर अपने मुल्क लौट सकते थे। लेकिन अब सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने विजन 2030 के तहत 50 साल से लागू बंधुआ मजदूरी के इस सिस्टम को खत्म कर दिया। अब सऊदी अरब में काम करने वाले विदेशी नागरिक अपनी मर्जी से नौकरी बदल सकेंगे, अपनी शर्तों पर नौकरी कर सकेंगे और इसके लिए उन्हें अपने एम्प्लॉयर की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत अच्छा किया है सऊदी गवर्नमेंट ने, जो क्लास 4 क्लास 3 के लोगों के साथ जो वहाँ के जो काफिल होते थे, जो जिनको लोगों की ज़रूरत होती थी, वो उनको जो बुलाते थे। और एक क्या होता था कि कफाला रहने से उस व्यक्ति को अपना पासपोर्ट उस काफिल के पास रखना पड़ता था जो व्यक्ति बुलाता था, और 2 साल तक, अगर 2 साल का उसका टर्म्स एंड कंडीशन है तो 2 साल तक उसको काम करना पड़ता था। तो कई बार एक मेरे दोस्त थे जो सन 2000 में गए थे, तो उस काफिल ने उनको पंप के लिए बुलाया था, पेट्रोल पंप पे काम करना है करके, और बाद में उनको 100 भेड़ें दे दी चराने के लिए। तो मजबूरन उनको 100 भेड़ें वो 2 साल तक चरानी पड़ी। तो वहाँ की गवर्नमेंट को समझ में आया कि कुछ ना कुछ तो भी इसमें गड़बड़ है। और इसमें एक बहुत बड़ी बात क्या हुई है कि जो दलाली थी, जो लोग इस टाइप की दलाली करते थे, लोगों को भेज दिया, उनके साथ गलत हो गया, वो ख़त्म हो गई। अब एक ऐसा प्रोसेस बनने जा रहा है वहाँ पे कि आप जो भी कंपनी में जॉब है, किसी को भी ज़रूरत है तो ऑनलाइन रहेगा, आप ऑनलाइन डालिए, आइए, काम कीजिए और जाइए। तो ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। कफाला सिस्टम 1950-60 के दशक में गल्फ कंट्रीज़ में डेवलप हुआ था, जब खाड़ी देशों को अपने यहाँ काम करने वालों के लिए चीप लेबर चाहिए था। इस सिस्टम के तहत विदेशी वर्कर्स का गल्फ कंट्रीज़ में काम करना पूरी तरह से काफिल यानी उनके एम्प्लॉय पर निर्भर करता था। अब तक काफिल ही वर्कर से जुड़ी हर बात तय करता था, जैसे मजदूर क्या काम करेगा, कितने घंटे काम करेगा, उसकी तनख्वाह कितनी होगी, उसके रहने का क्या इंतज़ाम होगा, ये सब काफिल के हाथ में होता था। सऊदी पहुंचने से पहले विदेशी लोगों से अच्छी सैलरी, बढ़िया घर और तमाम तरह के वादे करते थे, लालच देते थे। लेकिन एक बार कोई शख्स सऊदी पहुंच गया, उसके बाद उसे बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था। काफिल का मतलब होता है विदेशी वर्कर का स्पॉन्सर। सऊदी अरब जाने वाले किसी भी विदेशी वर्कर के वीज़ा को काफिल ही कंट्रोल करता था। उसकी मर्जी के बगैर विदेशी नागरिक सऊदी अरब में रह भी नहीं सकते थे और सऊदी अरब को छोड़ भी नहीं सकते थे। अगर कोई नौकरी बदलना चाहे तो उसके लिए भी काफिल की परमिशन की ज़रूरत होती थी। अगर नौकरी देने वाला विदेशी वर्कर को एक्सप्लॉइट करे, उसकी सैलरी रोक ले, उसे अब्यूज़ करे, तो विदेशी नागरिकों को उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी कोई हक नहीं था। इसकी वजह से बहुत सारे भारतीय नागरिक सऊदी अरब में शोषण और जुल्म का शिकार हो रहे थे। अगर वो नौकरी बदलने की कोशिश करते थे तो काफिल यानी स्पॉन्सर यानी एम्प्लॉयर उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उसे जेल भिजवा देते थे, बकाया पैसे रोक लेते थे। सऊदी अरब में काम करने वाले बहुत से भारतीय इस सिस्टम के मिसयूज़ का शिकार हुए। क्योंकि कफाला सिस्टम के तहत विदेशी वर्कर्स को अपने मुल्क लौटने के लिए एग्जिट वीज़ा की ज़रूरत होती थी और वो बिना पासपोर्ट के नहीं बनता था। इससे बहुत से लोगों से बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी, इनह्यूमन कंडीशन में रखा जाता था। अब इस सब पर रोक लग जाएगी। सऊदी अरब सरकार ने इसके पीछे मकसद ये है कि लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आए और ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, कोई उनका दुरुपयोग ना करे और कंट्री का नाम बदनाम ना हो, इसलिए ये कफ़ाला को हटाया गया। पहले कफ़ाला ऐसा होता था कि वहाँ का कोई भी जो सऊदी आदमी है वो बंदों को हायर करता था और वही अपने हिसाब से डिसाइड करता था कि भाई अभी मान लीजिए कोई इंजीनियर गया है वहाँ पर, मान लीजिए इंजीनियर का काम ही नहीं,
अब उसने 2 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट करके लाया और उसका पासपोर्ट ले लिया और वहाँ काम नहीं है और बोला भाई आप जाइए भेड़ चराइए या पंप पे काम कीजिए। तो मजबूरी में उस व्यक्ति को वहाँ पे 2 साल तक उसके पास काम करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सरकार ने उन कायदे को हटा दिया है और नए नियम के हिसाब से आपको जहाँ काम करना है, जिस फील्ड में काम करना है, जितने दिन रहना है, उसके हिसाब से भी किया है। लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर और मेवात रीजन में कई गांव ऐसे हैं जहां के सैकड़ों नौजवान नौकरी के चक्कर में पैसा कमाने के लिए सऊदी गए और वहां बॉन्डेड लेबर बनकर रह गए या फिर झूठे इल्जामात में जेल में बंद हैं। सऊदी अरब में करीब 27 लाख भारतीय काम करते हैं। कफाला सिस्टम खत्म होने से उन सबको काफ़ी फायदा होगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। अभी तक सऊदी अरब सिर्फ तेल की आमदनी पर निर्भर था, लेकिन प्रिंस सलमान सऊदी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, दूसरी इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए विदेशी इन्वेस्टमेंट चाहिए, विदेशी प्रोफेशनल्स चाहिए और स्किल्ड वर्कर चाहिए। जो लोग सऊदी अरब के कफाला सिस्टम की वजह से अब तक सऊदी में काम करने से डरते थे, वो बेखौफ होकर सऊदी अरब में काम करने के लिए जाएंगे। कफाला सिस्टम की जगह अब सऊदी अरब में कॉन्ट्रैक्ट बेस रोजगार मिल सकेगा, जिसमें काम करने वालों को नौकरी बदलने में आसानी हो जाएगी। अगर वो सऊदी अरब से अपने मुल्क लौटना चाहेंगे या फिर किसी और देश में जाना चाहेंगे तो इसमें आसानी होगी। अगर सऊदी अरब के स्पॉन्सर्स उनको एक्सप्लॉइट करेंगे तो विदेशी वर्कर्स के पास कानूनी मदद लेने का रास्ता खुला होगा, वो कोर्ट जा सकेंगे। क्राउन प्रिंस के इस फैसले का फायदा विदेशी वर्कर्स के साथ साथ सऊदी अरब को भी होगा, जहां पर स्किल्ड लेबर आ सकेगी। कल बिहार में नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन है, इसलिए आज आखिरी वक्त में महागठबंधन में सीटों का झगड़ा सुलझाने के लिए राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को पटना भेजा। अब तक बिहार में कांग्रेस की तरफ से कृष्णा अल्लावरू आरजेडी के नेताओं से बात कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी, इसलिए अनुभवी गहलोत आज पटना पहुंचे। लालू यादव और तेजस्वी से 1.5 घंटे तक बात की। बिहार में 11 सीटों पर ग्रैंड अलायंस के उम्मीदवार आमने सामने हैं। इनमें से ज्यादातर सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अशोक गहलोत ने लालू की मौजूदगी में तेजस्वी से सीधी सीधी साफ साफ बात की, लेकिन आज कोई फैसला नहीं हो पाया। अच्छी बात हुई तेजस्वी जी भी और लालू जी भी। सारी बातें कल क्लियर हो जाएगी आपके सामने। और 243 सीटें यहाँ पर है। 243 सीटों में 5-7 सीटों में तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, केवल फ्रेंडली फाइट भी होती है। उतने कोई ज्यादा इसको आपको बहुत सीरियस लेना नहीं चाहिए। ऐसा माहौल बना दिया पूरे प्रदेश में, महागठबंधन में झगड़े हो गए हैं। कोई झगड़ा नहीं है, सब मिलके ही कैंपेन करेंगे और सब मिलके ही काम करेंगे और जीत के आएंगे। ये माहौल बना सारी बातें कल स्थिति इस पर जाएगी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें सभी स्थिति जाएगी। कांग्रेस को अब एहसास हुआ कि माहौल ऐसा बन गया कि महागठबंधन के सारे दल आपस में लड़ रहे हैं, इकट्ठा नहीं है। इसका चुनाव में भारी नुकसान होगा, इसलिए अशोक गहलोत मैदान में उतरे। जहां तक तेजस्वी का सवाल है, वो फिलहाल खामोश हैं। आज 2 हफ्ते के बाद तेजस्वी ने मीडिया से बात की। महागठबंधन में सीटों के झगड़े पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो तेजस्वी ने सिर्फ इतना कहा कि ग्रैंड अलायंस में सब ठीक है, कल सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेडी के टालमटोल वाले इस रुख से कांग्रेस के नेता परेशान हैं। बिहार कांग्रेस के बड़े नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने आज कहा कि सीटों को लेकर जिस तरह का कंफ्यूजन है, उससे कार्यकर्ताओं में भारी निराशा है। वोटर्स के बीच गलत मैसेज जा रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात भी गलत है, क्योंकि चुनाव में
जंग आमने सामने होती है, फ्रेंडली फाइट का कोई मतलब नहीं होता। नहीं, फ्रेंडली फाइट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कल तक का समय है, उसको तुरंत सुलझाया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, आला कमान के जो की तरफ से जो लोग आए हैं, वो लोग लगे हुए हैं। अशोक गहलोत साहब की भी चिंता थी, मेरी 2-3 बार बात हुई है उनसे। थोड़ा मैसअप जरूर हुआ है, इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं। जिस तरह से टिकटों का बंटवारा में आपसी खींचतान हुई, तो उससे तो जरूर खराब मैसेज हुआ है। डैमेज कंट्रोल है, जो भी है, जो सच्चाई है, डेमोक्रेसी में संख्या बल के आधार पर ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चुना जाता है, और वो संख्या आरजेडी के पास है। तो इस बात को हम लोग कितना दिन झुठला सकते हैं? तो आपके अलावे भी बाकी लोग कल के बाद कहेंगे तेजस्वी ही मुख्यमंत्री की चेहरे? कहना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अखिलेश प्रताप सिंह ठीक कह रहे हैं, मैसअप तो हुआ है, अब इसे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। पूर्णिया के एमपी पप्पू यादव ने भी सीट शेयरिंग विवाद और उम्मीदवारों के चयन पर नाराजगी जताई। पप्पू यादव ने कहा कि आरजेडी ने सीटों के बंटवारे में जिस तरह का रवैया दिखाया, जिस तरह कांग्रेस के उम्मीदवारों के सामने अपने कैंडिडेट उतार दिए, वो बिल्कुल गलत है। ये गलती चुनाव में महंगी पड़ सकती है। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया, डबल, इससे गठबंधन चलती है? हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। अभी भी युवा अध्यक्ष के सीट पर किसी बड़े ठेकेदार को दे दिया, ललन जी के सीट पर आरजेडी ने सुबह, और कहलगांव के सीट के चलते उन्होंने सारे सीटों पर दे दिया, अत्यंत पिछड़ी जाति पर, दलितों पर। बाहर ऐसे चलेगा क्या? तो जिस तरीके से टिकट बांटा गया है, ये बिल्कुल गलत है। गठबंधन में मची खींचतान पर एनडीए के नेताओं ने भी रिएक्ट किया। चिराग पासवान ने कहा, जो लोग 2-3 पार्टियों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे, वो बिहार को क्या संभालेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि सारा खेल कांग्रेस का है। कांग्रेस नहीं चाहती कि बिहार में आरजेडी मजबूत हो, इसीलिए कांग्रेस ने ही अब तक सीटों पर पेच फंसा के रखा हुआ है, और इसीलिए राहुल गांधी अब तक बिहार में कैंपेन करने नहीं गए हैं। जो गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, मेरी तो समझ के परे है कि भाई ये लोग कौन सी दुनिया में ये लोग जी रहे हैं। यहाँ पे आज की तारीख में जब दूसरे चरण का नामांकन हो गया है, इस तरीके की बातें करके अपने बिखरे हुए या कोलैप्स्ड गठबंधन के ऊपर जो ये लोग पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, हम जब सरकार में आएंगे, हम जब सरकार में आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। प्रभु आप आइएगा कैसे सरकार में? ऐसा गठबंधन आज तक कभी भारत के राजनीतिक इतिहास में हम लोगों ने नहीं देखा, जहाँ पे घटक दल एक दूसरे के सामने है। दूसरे चरण का और फाइनल नामांकन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, उसके बावजूद भी अभी भी नहीं पता कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है। एक साथ घटक दल कभी एक साथ बैठे नहीं। राहुल जी जिन्होंने इतनी मेहनत की, सब आए एसआईआर को लेकर लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया, सब किया, वेयर इज ही, है कहाँ वो? ये तो शरीर से दिखाता है कि शायद कांग्रेस सीरियस ही नहीं है बिहार के चुनाव को लड़ने को लेकर। और ये हो भी सकता है, जिस तरीके से पिछले लोकसभा में कांग्रेस को राजद के द्वारा सीटें देने पे दबाया गया, हो सकता है संभवतः कांग्रेस को ऐसा लग रहा हो कि भैया एक बार फिर अगर इस बार ये मजबूती से अगर आ गए तो 2029 जो कि शायद राहुल जी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है, शायद उसमें हम लोग को और दबाया जाएगा। इसलिए इससे अच्छा है कि गठबंधन का भ्रम बना रहे, अगर किसी को नुकसान होता है महागठबंधन में तो हो जाए। बीजेपी के नेता भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच जल रही आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि कांग्रेस ने उन अशोक गहलोत को क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए भेजा है जिन्होंने राजस्थान में अपनी ही सहयोगी बीएसपी के विधायकों को तोड़कर कांग्रेस में शामिल कर लिया था। बिहार में चुनावी प्रक्रिया गतिमान है और महागठबंधन में आपस में छिड़ा घमासान है, और वो घमासान इस सीमा तक है कि जो लोग मतदाता सूची सही न बना पाने का स्वांग रचकर भ्रम पैदा कर रहे थे,
वो ना अपने गठबंधन दलों की सूची फाइनल कर पाए हैं और ना अपने प्रत्याशियों की सूची फाइनल कर पाए हैं, न साझा घोषणा पत्र बना पाए हैं, न साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए हैं, न साझा सीएम क्या डिप्टी सीएम का भी निर्धारण नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस ने अपने विशेषज्ञ महानुभाव और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को बुलाया है, ऐसी मीडिया में खबर है। अशोक गहलोत जी की बहुत जबरदस्त एक्सपर्टीज है गठबंधन में, क्योंकि राजस्थान में जब वो सरकार चला रहे थे तो बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों ने बिना शर्त समर्थन कांग्रेस को दिया था और वो 6 के 6 हाथी निकल गए थे। तो मुझे लगता है महागठबंधन के सहयोगियों को पूरा संकेत है कि आने वाले समय में कांग्रेस की कारगुजारियां क्या हो सकती हैं। अलायंस कोई भी हो, चुनाव कहीं भी हो, लेकिन सीटों का झगड़ा हर जगह दिखता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब आधी सीटों पर पर्चा वापस लेने की तारीख निकल गई हो, बाकी बची सीटों पर नाम वापस लेने में सिर्फ 20 घंटे का वक्त बचा हो और गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता एक दूसरे के खिलाफ मैदान में डटे रहे। सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर ये स्थिति क्यों आई? झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? असल में तेजस्वी चाहते थे कि राहुल गांधी उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करें। राहुल ने ऐसा किया नहीं। तेजस्वी ने सीटों का पेच फंसा दिया। अब कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस तेजस्वी को ग्रैंड अलायंस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करेगी और उसके बाद तेजस्वी सीटों पर स्थिति साफ करेंगे। कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार वापस लेने का ऐलान भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी सारे उम्मीदवार नॉमिनेशन वापस लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कुछ सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच फाइट होगी, ये तय है। सीटों के झगड़े के बीच आज आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा। कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार श्वेता सुमन का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया। श्वेता सुमन पर एफिडेविट में गलत जानकारी देने का आरोप है। दरअसल मोहनिया आरक्षित सीट है और रिजर्व सीट से उम्मीदवार बनने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार उस राज्य की नोटिफाइड अनुसूचित जाति में शामिल हो जहां चुनाव हो रहा है। श्वेता सुमन ने नॉमिनेशन फॉर्म में यह जानकारी दी कि उनका मायका यूपी के चंदौली जिले में है, वो अनुसूचित जाति की हैं। बीजेपी ने श्वेता सुमन की इसी बात को पकड़ लिया। चुनाव आयोग से शिकायत की गई जिसमें कहा गया कि यूपी में जो व्यक्ति एससी जाति का है उसे बिहार में तब तक एससी होने का फायदा नहीं मिल सकता जब तक वो जाति बिहार की शेड्यूल कास्ट में नोटिफाइड न हो और कैंडिडेट बिहार का स्थायी निवासी न हो। चुनाव आयोग ने बीजेपी की शिकायत को सही पाया और इसी आधार पर श्वेता सुमन का पर्चा खारिज कर दिया गया। जैसे ही नामांकन खारिज होने की खबर आई तो श्वेता सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर उनका नॉमिनेशन रद्द किया गया, वो इसे कोर्ट में चैलेंज करेंगी। कार्यालय से यहां तक कि दिल्ली से प्रेशर लगातार सीओ पे आरओ पे बनाया जा रहा था और सीओ मजबूर हो गए, आरओ ने मजबूर होकर ये डिसीजन दिया है। उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं और डीएम का भी लगातार प्रेशर आ रहा है और इन्होंने अंदर बंद कमरे में आरओ ने कहा कि मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आरओ किस लिए है, किस लिए फिर आप बनाए हैं चुनाव आयोग को? आप सर्टिफिकेट दीजिए ना, अपने कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दीजिए। चुनाव का क्यों, लोकतंत्र का क्यों आप मजाक उड़ा रहे हैं? फिर ऐसे किसका प्रेशर था इनके ऊपर? भाजपा का प्रेशर है, अमित शाह का प्रेशर है, मोदी जी का प्रेशर है, किसका प्रेशर नहीं है? और कैमूर डीएम का भी प्रेशर है। इन्होंने खुद अपने मुख से कहा है, इस बात की मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूँ। आगे क्या करेंगे? उन्होंने कहा कोर्ट जाइए, तो कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल कोर्ट जाएंगे। हालांकि आज तेजस्वी यादव ने इन सारी बात पर रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन चुनावी वादों की झड़ी लगाने के लिए, खासतौर पर महिला वोटर्स को लुभाने के लिए। क्योंकि नीतीश कुमार ने 1.25 करोड़ जीविका दीदी के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। इसके जवाब में तेजस्वी ने ऐलान किया कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार की सभी जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे, यानी उन्हें परमानेंट सरकारी नौकरी मिलेगी और हर महीने कम से कम 30,000 रुपए तनख्वाह होगी।
तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए उधार दिए हैं, वो वापस करने होंगे और 10,000 में कौन सा रोजगार शुरू होता है ये नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। लेकिन अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो जीविका दीदियों ने जो लोन लिया है उसका ब्याज माफ कर दिया जाएगा और जीविका दीदियों को 2 साल तक ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। इसके साथ जीविका समूह की दीदियों को हर महीने 2,000 रुपए का भत्ता भी मिलेगा। सरकार हर जीविका दीदी को 5 लाख रुपए का बीमा भी कराएगी। डबल इंजन की सरकार में केवल भ्रष्टाचार, अपराध बढ़ा, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के मामले में फेल रहा। लोग जो है गरीबी, महंगाई से परेशान है, पलायन से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। माई बहन मान योजना के कार्ड में इन लोगों ने 10,000 रुपए बांटने का काम किया, एक रिश्वत के तौर पर बांटने का काम किया। उधार जो है इन्होंने दिया, बल्कि अमित शाह जी ने तो खुद ही कहा कि ये सीड मनी है, यानी उधार है। उधार मतलब ये 10,000 की भी वसूली लोग करेंगे। अब 10,000 में कौन सा व्यवसाय लोग शुरू कर सकते हैं, श्री अमित शाह जी बता सकते हैं। बीजेपी ने तेजस्वी यादव की इन घोषणाओं को चुनावी शगुफा बताया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि लालू यादव ने 15 साल शासन किया, तब उन्हें महिलाओं की याद नहीं आई। जब तेजस्वी यादव 1.5 साल तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, तब उन्होंने जीविका दीदी और संविदा कर्मियों की सुध नहीं ली। नित्यानंद राय ने कहा कि अब चुनाव का वक्त है, इसलिए वोट के चक्कर में तेजस्वी सफेद झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे। आज जीविका दीदी के जीवन में और उनके परिवार में जो खुशियां आई है वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कारण, और आज जीविका दीदी के लिए जितना भारत सरकार और बिहार सरकार की है, 15 वर्षों के शासनकाल में जो राजद कांग्रेस कम्युनिस्ट का राज रहा है, उसमें जीविका दीदी पर क्या किसी पे नहीं सोचा गया। तो जो कभी सोचा ही नहीं है वह आगे क्या कर सकता है। भ्रम फैलाने की बात है, सफेद झूठ बोल रहे हैं। जीविका दीदी मोदी नीतीश के साथ है, एनडीए के साथ है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने भी कहा कि तेजस्वी यादव हताश हैं, इसलिए बड़ी बड़ी गप्पे मार रहे हैं। लेकिन बिहार के लोग जानते हैं कि लालू परिवार जनता को सिर्फ लूटना जानता है। ये लोग गप मारने लोग हैं। पहले कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देखी है। पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। ये पूरा बिहार जानता है। ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए। तेजस्वी यादव ने 2 महीने पहले जो वादे किए थे, उन सबको नीतीश कुमार ने पहले ही लागू कर दिया। लोगों के अकाउंट में पैसे पहुंच गए, योजनाओं का लाभ मिलने लगा। इसीलिए आज तेजस्वी को और बड़े बड़े वादे करने पड़े। लेकिन बिहार के चुनाव में इस बार एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया। MY समीकरण का नया मतलब पता चला और इस MY समीकरण पर महागठबंधन के साथ एनडीए का भी फोकस है। M का मतलब है महिलाएं और Y का मतलब है युवा। आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू सभी पार्टियों की नजर महिलाओं और युवाओं पर है। इसकी वजह है कि बिहार में महिलाएं वोट डालने के मामले में पुरुषों से काफी आगे हैं। पिछले 3 चुनाव में महिलाओं की पोलिंग पुरुषों से 10% ज्यादा रही। इसके साथ साथ बिहार में 18 से 40 साल के युवा वोटर्स की संख्या भी करीब 30% है। इसलिए इस बार सभी पार्टियां महिलाओं और युवाओं को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। महाराष्ट्र में विरोधी दलों की एकता में दरार पड़ गई है। मुंबई कांग्रेस के नेताओं ने साफ साफ कह दिया,
कांग्रेस के ज्यादातर कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी बीएमसी समेत लोकल बॉडीज के सारे चुनाव अकेले लड़े। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई जगताप ने कहा, मां विकास अघाड़ी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए बना था। लोकल बॉडी इलेक्शन में कांग्रेस अकेले लड़ेगी। भाई जगताप ने दावा किया कि मुंबई कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के ज्यादातर मेंबर्स का यही मानना है कि गठबंधन में चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान होगा। अकेले कांग्रेस अपने बलबूते महानगरपालिका लड़ना चाहती है, न कि सिर्फ महानगरपालिका, जितनी भी लोकल बॉडीज है उसमें हम लोकल जो हमारे वहां के कार्यकर्ता है उनका विचार है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनको देख के इस तरह का हम निर्णय ले सकते हैं। ये हमारी बातें हैं। हमने हमारे आला कमान के सामने, हमारे नेताओं के सामने ये सारी चीजें रखी है। पिछले हफ्ते जो हमारे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें भी हमने यही बात की, और न कि सिर्फ मैंने, हमारे बहुत जो 15 सदस्य थे उनमें से बहुत सारे लोगों ने यही बात की। दूसरी तरफ मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने भाई जगताप के बयान को हल्का करने की कोशिश की। वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि पीएससी की मीटिंग में कुछ मेंबर्स ने बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ने की बात जरूर की थी, लेकिन आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान को करना है। हमारी पार्टी का एक प्रोटोकॉल है और जिस प्रोटोकॉल की बात मैं कर रही हूँ, हमारे पार्टी में जो है पक्ष के श्रेष्ठ नेता होते हैं, उनके पास इस बात का डिस्कशन जाता है, क्योंकि ये बात सिर्फ मुंबई महानगर पालिका की नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र के आने वाले दिनों की राजनीति की चर्चा है। इसके ऊपर बात करने के लिए जो ओपिनियन आया है, जो पीएससी में आया है या जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में आया है, उसको सुना जाएगा। और कांग्रेस पार्टी कोई भी निर्णय झट से नहीं करती। कांग्रेस पार्टी में एक प्रोसीजर रहता है, कांग्रेस पार्टी चर्चा करती है, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान उस पर बैठ के चर्चा करते हैं, उसके बाद एक डिसीजन आता है जो पार्टी को सर्वोपरि होता है। कांग्रेस के बड़े नेता कुछ भी कहें, हकीकत यह है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के ज्यादातर नेता अब उद्धव के साथ नहीं रहना चाहते, और इसकी एक वजह राज ठाकरे के साथ उद्धव की नजदीकियों को बताया जा रहा है। यह तो तय है कि उद्धव ठाकरे बीएमसी का चुनाव राज ठाकरे के साथ मिलकर लड़ेंगे, और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को यह नागवार गुजरा है। उन्हें लगता है अगर अलायंस में राज ठाकरे की एंट्री होती है तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में मुस्लिम और गैर मराठी वोटर कांग्रेस से दूर हो जाएंगे, इसीलिए कांग्रेस के नेता चुनाव अकेले अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं। आज ये कंफर्म हो गया कि भगोड़े मेहुल चोकसी को जल्दी ही बेल्जियम से भारत वापस लाया जा सकता है। मुंबई की आर्थर रोड जेल में मेहुल चोकसी के लिए कोठरी बनकर तैयार हो गई है। जेल की ये सेल कितनी बड़ी है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, ये सारी जानकारी बेल्जियम की कोर्ट को दे दी गई है। बेल्जियम में एंटवर्प कोर्ट ने कहा कि भारतीय जांच एजेंसी की रिपोर्ट देखने के बाद मामला बिल्कुल साफ है। मेहुल चोकसी को भारत में एक्स्ट्राडाइट करने में अब कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ने कहा यह साबित होगा कि मेहुल चोकसी भारत का नागरिक है। भारत में उसके खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और जालसाजी के गंभीर केसेस हैं। कोर्ट ने कहा अप्रैल में बेल्जियम पुलिस ने भारत के कहने पर मेहुल की गिरफ्तारी भी कानूनी तौर से ही की थी, इसलिए मेहुल चोकसी को भारतीय जांच एजेंसी के हवाले करना सही होगा। हालांकि मेहुल चोकसी ने कोर्ट में दलील दी थी कि भारत में उसका पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, उसे इनह्यूमन बिहेवियर फेस करना पड़ सकता है। कोर्ट ने इन दावों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा भारत में उसके खिलाफ जो केसेस हैं उसके पीछे कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस मैटर नहीं है। इसके बाद चोकसी की तरफ से कोर्ट में दावा किया गया कि भारत की जेलों की हालत बहुत खराब है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, भारत की जेलों में इलाज की कोई सुविधा नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि मेहुल चोकसी की मेडिकल रिपोर्ट से साफ है कि उसकी सेहत बिल्कुल ठीक है। चोकसी को भारत में इनजस्टिस या जुल्म का सामना करना पड़ेगा, यह दावा भी सही नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में भारत की ओर से आर्थर रोड जेल को लेकर रखी गई रिपोर्ट का जिक्र किया। इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने कहा कि मुंबई की आर्थर रोड जेल में चोकसी की सारी सहूलियत देने का इंतजाम कर दिया गया है। उसे केवल मेडिकल ट्रीटमेंट और पेशी के लिए बाहर लाया जाएगा, उसके साथ किसी तरह का पक्षपात नहीं होगा। भारत की अदालत उनके केस में
निष्पक्ष सुनवाई करेगी, इसलिए मेहुल चोकसी को एक्स्ट्राडाइट करने में अब कोई परेशानी नहीं है। भारत की तरफ से बेल्जियम की कोर्ट को बताया गया कि मेहुल चोकसी को मुंबई के आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 के फोटोग्राफ्स, बैरक के मैप और जेल में कैदियों को मिलने वाली सारी सुविधाओं को डिटेल में बताया गया। इंडिया टीवी के पास इस रिपोर्ट की कॉपी है। बैरक नंबर 12 में 2 सेल हैं, इनमें से एक में मेहुल चोकसी को रखा जाएगा। इस सेल में जाने के लिए चौड़ा रास्ता है, जिससे किसी भी इमरजेंसी में कैदियों को निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुरक्षा के लिए स्टील की सलाखें लगाई गई हैं। ये गलियारा 3 तरफ से खुला हुआ है, इसलिए यहां दिन के वक्त सनलाइट आती है। सिक्योरिटी के लिए गलियारे में 24/7 यानी 24/7 गार्ड्स की तैनाती रहती है। चोकसी ने दलील दी थी कि जेल में किसी तरह की फैसिलिटीज नहीं है, सेल छोटी है, कैदियों को अंधेरे में रखा जाता है, टॉयलेट बहुत गंदे हैं, हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है। भारत की जेलों में कैदियों के साथ इनह्यूमन बिहेवियर होता है, इसलिए बैरक नंबर 12 की दोनों सेल्स के फोटोग्राफ्स इस रिपोर्ट के साथ अटैच किए गए। आर्थर रोड जेल अथॉरिटी की तरफ से बताया गया कि बैरक नंबर 12 की इस सेल का एरिया 437 स्क्वायर फीट है। इसमें एक मेन डोर, 3 खिड़कियां और 5 रोशनदान हैं। खिड़की, दरवाजे और रोशनदान में मस्कीटो नेट लगे हैं। रात में रोशनी के लिए 6 ट्यूबलाइट्स हैं। बैरक में 3 पंखे हैं, एक टीवी भी लगा हुआ है। सेल में अटैच्ड वॉशरूम है। सेल के बाहर एक ऐसा एरिया है जहां कैदी मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के अलावा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे मोस्ट वांटेड अपराधी विदेशों में आराम से रहते हैं। अगर वो वहां पकड़े जाएं तो भी हमारी पुलिस के हाथ नहीं आते, क्योंकि वो लोग वहां की कोर्ट्स को बताते हैं कि इंडिया में जेल्स की कंडीशंस अच्छी नहीं है। अगर उनको यहां रहना पड़ेगा तो उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट होगा। वो ऐसे कई केसेस का हवाला देते हैं जहां कैदियों की मौत जेल की खराब कंडीशन की वजह से हुई। इस स्थिति को पलटने के लिए भारत ने ऐसे अपराधियों के लिए जेल कंडीशंस को सुधारने का काम शुरू किया है। ऐसे अपराधियों को भारत लाने के लिए सहूलियत वाली जेल कायम करने की तैयारी की है। अब जल्दी ही भारत से भागे अपराधी यहां की जेलों में होंगे, जिसकी शुरुआत मेहुल चोकसी से होगी। आज कई दिनों के बाद लोकपाल भी चर्चा में आया। लोकपाल के एक टेंडर को लेकर विवाद हुआ है। असल में लोकपाल ने 7 लग्जरी BMW कारों के लिए एक टेंडर निकाला। इन 7 कारों की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। टेंडर सफेद रंग की BMW 3 सीरीज 330 LIM स्पोर्ट्स मॉडल के लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट की सप्लाई के लिए जारी किया गया है। BMW 3 सीरीज के जिस स्पेसिफिक मॉडल की डिमांड टेंडर में की गई है, उसका ऑन रोड प्राइस करीब 70 लाख रुपए है। यह टेंडर 16 अक्टूबर को निकाला गया। इन कारों का इस्तेमाल लोकपाल के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस AM खनविलकर और लोकपाल के 6 मेंबर्स करेंगे। कारों की डिलीवरी के लिए 30 दिन का वक्त तय किया गया है। जैसे ही टेंडर सामने आया तो विरोधी दलों के नेताओं ने लोकपाल पर हमले शुरू कर दिए। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अन्ना आंदोलन के बाद बड़ी उम्मीदों के साथ लोकपाल बना था, लेकिन लगता है कि लोकपाल करप्शन के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय खुद ही जनता के पैसे पर ऐशो आराम करने में लगा हुआ है। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आंदोलन के चलते लोकपाल बनाया, 7 सदस्यों की कमेटी बनाई। आप मुझे आज तक बता दीजिए लोकपाल का ऐसा कौन सा काम है जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया होगा। और ये तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कह रहे हैं स्वदेशी खरीदो, ये टेंडर निकाल रहे हैं एक विदेशी गाड़ी का। साथ ही साथ मैं कहूंगी कि जो लोकपाल का जो इंडियन टैक्स पेयर का पैसा है लोकपाल बनाने में खर्च हुआ, लोकपाल वालों को बिठाने में खर्च हुआ, अब वो इस तरीके से उसका आई वुड से अननीडेड एक्सपेंस करना चाह रहे हैं। जो भ्रष्टाचार के लिए लड़ने के लिए आया वो खुद ही मॉरली भ्रष्टाचार होकर इस तरीके का काम करें, इसलिए मैं उनको लोकपाल नहीं कहती हूं, आप उनको लॉलपाल कह दीजिए या जोगपाल कह दीजिए, वही बनकर रह गया। नियमों के लिहाज से देखें तो लोकपाल ने BMW का ऑर्डर एंटाइटलमेंट के मुताबिक किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BMW 5 सीरीज
और सुप्रीम कोर्ट के जज BMW 3 सीरीज के लिए एंटाइटल्ड हैं। हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी गाड़ियों के नियम तय हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज टोयोटा कैमरी में चलते हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जजेस को किया कार्निवल मिली हुई है। लोकपाल के जजेस का एंटाइटलमेंट भी इसी बेस पर है। अब या तो सबके लिए नियम कायदे बदल दी जाए या फिर जो है जैसा है उसे चलने दिया जाए, क्योंकि ये टेक्निकली तो सही है। लेकिन ऐसे मामलों में अच्छा तो ये होता कि जो एंटाइटल्ड हैं वो अपनी लग्जरी को छोड़कर सादगी से रहें, पब्लिक उनका उतना ही सम्मान करेगी। मुझे लगता है कि लोकपाल किस गाड़ी में चलते हैं इस पर फोकस करने के बजाय ध्यान इस पर देना चाहिए कि लोकपाल का गठन जिस मकसद के लिए किया गया था वो पूरा हो रहा है या नहीं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आज सबरीमला मंदिर में दर्शन किए, लेकिन उससे पहले उनकी सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई। असल में सबरीमला मंदिर जाने के लिए राष्ट्रपति महोदया हेलीकॉप्टर से ट्रमदम पहुंची। यहां के राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में कंक्रीट का नया हेलीपैड बनाया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में हेलीकॉप्टर को दूसरी जगह लैंड कराना पड़ा। लैंडिंग के दौरान एयरफोर्स का Mi-17 हेलीकॉप्टर हेलीपैड में धंस गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवानों ने हेलीकॉप्टर को मिट्टी से बाहर निकाला। हालांकि बाद में एयरफोर्स ने इस मामले में क्लैरिफिकेशन दिया। एयरफोर्स की तरफ से कहा गया कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह से सुरक्षित है, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी। केरल सरकार ने जो हेलीपैड तैयार किया था वहां कीचड़ था, इसलिए आखिरी वक्त में लैंडिंग की जगह बदली गई। राजीव गांधी स्टेडियम में जल्दी में दूसरा हेलीपैड तैयार किया गया। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग सुरक्षित हुई, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल की वजह से राष्ट्रपति को उतरने के बाद जब हेलीकॉप्टर को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया तब हेलीकॉप्टर धंस गया। एयरफोर्स ने कहा कि हेलीकॉप्टर बिल्कुल ठीक है, इसलिए प्रेसिडेंट के कार्यक्रम के बाद इसने सुरक्षित टेक ऑफ भी किया। हालांकि जब ये सारा विवाद चल रहा था उस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबरीमला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन कर रही थी। सबरीमला मंदिर जाने वाली वो भारत की दूसरी राष्ट्रपति हैं। उनसे पहले 1970 में वी गिरी सबरीमला मंदिर गए थे। सबरीमला मंदिर पहुंचकर सबसे पहले राष्ट्रपति ने पंपा नदी में अपने पैर धोए और इसके बाद उन्होंने आसपास के मंदिरों के दर्शन किए। गणपति मंदिर के मुख्य पुजारी ने राष्ट्रपति को इरुमुडी-कट्टू यानी पवित्र गठरी दी। सन्निधानम यानी मंदिर के दरवाजे तक पहुंचने के लिए 18 स्वर्ण सीढ़ियों को चढ़ना होता है। सोने की इन सीढ़ियों पर चढ़ने की इजाजत सिर्फ उन्हें होती है जो इरुमुडी-कट्टू को धारण करते हैं। जो ऐसा नहीं करते उन्हें दूसरे रास्ते से लाकर दर्शन करवाए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज परंपरा का पालन किया। इरुमुडी-कट्टू सर पर रखकर उन्होंने स्वर्ण सीढ़ियां चढ़ी और गर्भगृह तक पहुंची। राष्ट्रपति ने भगवान अयप्पा के दर्शन किए और फिर गठरी को सीढ़ियों पर रख दिया। मुख्य पुजारी ने उसे उठाकर पूजा की और भगवान का आशीर्वाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने संकेत दिया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील मलेशिया में होने वाले आसियान समिट के दौरान फाइनल हो सकती है। असल में डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई, दिया जलाया और भारत की जनता को दीपावली की शुभकामनाएं दी। ट्रंप के दिवाली प्रोग्राम में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और FBI के डायरेक्टर काश पटेल शामिल हुए। इसके अलावा ट्रंप कैबिनेट के कई और ऑफिशियल्स भी इस मौके पर मौजूद थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिवाली को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक और भारत की महान सांस्कृतिक विरासत की शानदार मिसाल बताया। इससे पहले ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और उन्हें भी दिवाली की बधाई दी। दोनों के बीच ट्रेड, बायलैटरल रिलेशंस और दूसरे जियोपॉलिटिकल मसलों पर लंबी बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिवाली की बधाई के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। मोदी ने तो ट्रंप के साथ हुई बातचीत की कोई डिटेल शेयर नहीं की, लेकिन ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने के बाद कहा उन्होंने मोदी के साथ ट्रेड डील को लेकर बात की है और बहुत जल्दी अच्छी डील होने की संभावना है।
ट्रंप ने कहा वो मोदी का बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि मोदी एक शानदार नेता हैं और उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि भारत ने उनसे वादा किया कि वो रूस से तेल खरीदना धीरे धीरे कम करेगा। On behalf of all Americans, let me also extend our warmest wishes to the people of India. I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talked about trade. We talked about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan, and I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that. And we have no war with Pakistan and India, and that was a very, very good thing. But he's a great person, and he's become a great friend of mine over the years. And we're working on some great deals between our countries. And he's not going to buy much oil from Russia. He wants to see that war end as much as I do. He wants to see the war end with Russia, Ukraine. And as you know, they're not going to be buying too much oil. So they've cut it way back, and they're continuing to cut it way back. व्हाइट हाउस में दिवाली मनाए जाने से कुछ लोगों के सीने पर सांप तो लौटेंगे जब वो देखेंगे इंडियन ओरिजिन के कितने सारे लोग, काश पटेल, तुलसी गबार्ड, उषा बैंस व्हाइट हाउस में मौजूद होते हैं तो कितने लोगों के दिल बैठ जाएंगे। मोदी के ट्रंप से फोन पर हुई बातचीत के भी कई मतलब निकाले जाएंगे। अब वक्त आ गया कि मोदी और ट्रंप की आमने सामने बात हो, बंद कमरे में गिले शिकवे दूर हों और भारत और अमेरिका के रिश्तों की गाड़ी रफ्तार पकड़े। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। कल बिहार में नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है और कल ही महागठबंधन के नेता सीट शेयरिंग पर मीडिया से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार बीजेपी के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। बिहार में कल जेपी नड्डा की 2 और नीतीश कुमार की 3 पब्लिक मीटिंग्स होंगी। कल एडिलेड में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरा वनडे खेलेगी और कल ही विमेंस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। कल यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे और इसके साथ ही 4 धाम यात्रा संपन्न हो जाएगी। आज की बात में इतना ही।